नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए अवसर है आपस में मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास यहाँ होता है, शंकाओं का समाधान और कार्यक्रम के कार्य। जिसमें परीक्षा आदि है तो हम परीक्षा से शुरू करेंगे आज, जो कि अक्षता की परीक्षा है। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 50% या अधिक नंबर मिलने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। मूल ज्ञान क्या है? पहला प्रश्न। मूल ज्ञान यह है कि अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है और मिथ्या अनुभव के रूप में स्वयं के समक्ष प्रकट है। अनुभव क्रिया ही अस्तित्व है, अस्तित्व ही अनुभव करता है और अस्तित्व ही अनुभव है, और यही मूल ज्ञान है। और दूसरा प्रश्न, अज्ञान के साधन कौन से हैं? अज्ञान के साधन मान्यताएं, हाँ, मान्यताएं, अंधविश्वास, धारणाएं, माता पिता, संबंधी, मित्र, समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट, प्राचीन ज्ञान भी, और पुस्तकें आदि अज्ञान के साधन है। सत्य के मानदंड किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं? सत्य के मानदंड व्यक्तिनिष्ठ है और ऐच्छिक है, और सत्य के मानदंड अपरिवर्तनीय, यानी जो नहीं बदलता वो सत्य है, और जो बदलता है, जो परिवर्तनीय है, वह असत्य है। ज्ञान मार्ग में यही ज्ञान के सत्य के मानदंड है। अस्तित्व या अनुभवकर्ता के विश्लेषण से क्या ज्ञान होता है? अस्तित्व या अनुभवकर्ता के विश्लेषण से क्या ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं होता, बस अपने स्वयं के स्वरूप को हम जानते हैं, और अस्तित्व यानी सब कुछ, जो कुछ भी है, जो भी है वह अस्तित्व है। अस्तित्व में सब कुछ आता है। अनुभवकर्ता यानी मैं। तो या इसके विश्लेषण से अज्ञान हट जाता है, मिथ्या रूप दिखाई पड़ता है, बस ज्ञान नहीं होता। आप ब्राह्मण है तो मैं कौन हूं? सभी ब्राह्मण है, जो भी है वो ब्राह्मण है। जड़ वस्तुओं जैसे पत्थर आदि में अनुभवकर्ता क्यों नहीं पाया जाता? नहीं, अनुभवकर्ता का अभाव नहीं पाया जाएगा। अनुभवकर्ता सर्वव्यापी है, इसलिए जड़ वस्तुओं और पत्थर आदि में भी अनुभव करता है। अनुभव करता ही संपूर्णता है। व्यक्ति को ब्रह्मन का अनुभव किस विधि से हो सकता है? व्यक्ति को ब्रह्मन का अनुभव नहीं होता, ब्रह्मन हुआ जा सकता है। जो अभी है यहाँ इसी वक्त ब्रह्मन ही है वो व्यक्ति। हर व्यक्ति ब्रह्मन है। अनुभव में क्या विशेषताएं मिलती है? अनुभव अनंत है, निरंतर है, मिथ्या है, असत्य है। और 9वां प्रश्न है, स्मृति कैसे बनती है? संभावना से नाद बनता है, नाद से नाद रचनाएं बनती है, और नाद रचनाओं में जो विशेष नाद रचना पाई जाती है उसको स्मृति कहते हैं। जो अर्धस्थायी नाद रचना, जो काफी देर तक स्थायी रहने की उसमें योग्यता है, और ये जो स्मृति है अन्य नाद रचनाओं का भी रूप ले सकती है। यानी
जब नाद स्थायी हो जाता है तो वो स्मृति में अपने अनुभव छोड़ता है, वो अनुभव छप जाते हैं, तो ऐसे ही स्मृति बनती है। 10वां प्रश्न है, चित्त की परतों और सूक्ष्म शरीरों में क्या संबंध है? चित्त की परतों में और सूक्ष्म शरीरों में, सूक्ष्म शरीर भी चित्त की परत है। और मुझे इतना ही याद आ रहा है। हुए गुरुजी मेरे प्रश्न के उत्तर। बहुत अच्छे उत्तर आए इनके, और आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक। लेकिन इतने भी मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परीक्षा वास्तव में बहुत कठिन होती है। तो आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। हाँ, एक ही उत्तर गलत था, और कुछ में आधे आधे नंबर मिले, इसलिए 7 रह गए आपके। चरण 4 के प्रयोग शुरू कर सकते हैं। आपको 3 महीने तक निरीक्षण में रखा जाएगा। आपको हर हफ्ते एक रिपोर्ट देनी है, 1-2 लाइन लिख के भेजनी है, और 3 महीने बाद आपका आत्म मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ खास है नहीं कार्यक्रम में करने का। तो यही सबसे बड़ा कार्य होता है, परीक्षा देना ही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ। आप उसमें पास हो गए हैं। अब हम प्रश्नों को लेते हैं, थोड़ा कुछ उत्तर बाकी लोगों से भी सुनना चाहूँगा मैं। तो पहला, मूल ज्ञान क्या है, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही सटीक उत्तर था। दूसरा, अज्ञान के साधन कौन से हैं, ये भी बिल्कुल सही था, कि जिन्हें हम ज्ञान का साधन समझते हैं वो जानकारी के साधन है, और जानकारी सही गलत दोनों हो सकती है। तीसरा, सत्य के मानदंड किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई सत्य के बारे में, कि ऐच्छिक है और परिवर्तनशील असत्य है, ऐसा मानदंड है, इसलिए इनको आधे नंबर मिले। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि मानदंड क्या है, ये पूछा गया कि किस आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। सत्य किस आधार पर हमने ये मानदंड रखा है, उसके लिए पूरा वीडियो बनाया गया है कार्यक्रम में। जैसे यहाँ पे तत्व की परिभाषा दी गई है कि तत्व वो है जो नहीं बदलता, जो हटाया नहीं जा सकता, जिसके बिना उस वस्तु की कल्पना भी अर्थहीन है, उसी को सत्य माना गया है। इस तरह से काफ़ी सारे उसके पक्ष में हमने तर्क दिए हैं कि यही क्यों मानदंड है। एक और है कि सबसे कठोर मानदंड हमें सबसे परम सत्य तक पहुंचाता है, और इससे कठोर कोई नहीं मिला हमें, इसलिए ये लिया गया है। सभी संदर्भों में यही मानदंड उपयोगी होता है। बाकी के जो मानदंड है वो संदर्भ बदलते ही बदल जाते हैं, ये भी बात बताई गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि सत्य के मानदंड अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, न कि मान्यताओं और अज्ञान के आधार पर। ये इसका सही उत्तर होना चाहिए था। तो हाँ, है तो ऐच्छिक, ऐसा लगता है आधारहीन है, लेकिन ज्ञान मार्ग में उसका आधार है। ज्ञान मार्ग में इच्छा पर नहीं छोड़ा गया इतना। हाँ, इच्छा इतनी ही है यहाँ पर कि वो सबसे कठोर मिले, जो हर देश काल और स्थिति में, चित्त की हर अवस्था में कार्य करे, और यही मिलता है, और यही हमें सत्य तक पहुँचा देता है, इसलिए बहुत उपयोगी। ये बात हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर। तो जो नया कार्यक्रम है वर्जन 2, इसमें इसको अच्छे से, इसकी व्याख्या अच्छे से की गई है, पुराने में इतने अच्छे से नहीं की गई। तो हमेशा प्रश्न आता था ये, इसलिए ये हमेशा के लिए समाप्त हो गया प्रश्न। नंबर 4 था कि अस्तित्व या अनुभवकर्ता के विश्लेषण से क्या ज्ञान होता है। इसमें अक्षता को 0 मिले, क्योंकि विश्लेषण की कम से कम 6 वीडियो हैं, जिसमें कि अस्तित्व का मूलभूत विश्लेषण, फिर उन्नत विश्लेषण, फिर अनुभवकर्ता का विश्लेषण, फिर अनुभव का विश्लेषण, अनुभव क्रिया का, ऐसा बहुत विस्तार में किया गया है। तो इसमें जवाब देना चाहिए था अक्षरा को, लेकिन इन्होंने यही कहा कि ज्ञान नहीं होता। वो एक बड़ी बात सत्य है कि ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन विश्लेषण से पता क्या चलता है, हम ये किस तरह से अज्ञान से छुट्टी मिलती है विश्लेषण करने से, ये बताना चाहिए था। और विश्लेषण का क्या अर्थ है? 7 प्रश्नों के उत्तर जानना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, आदि आदि, सत्य है असत्य है, ये इसको विश्लेषण कहते हैं। तो इनसे क्या ज्ञान होता है कि अस्तित्व अनुभव करता मूलभूत है, पहली बात। दूसरी कि इसका कारण नहीं है, कारणहीन है, और कभी शुरू नहीं हुआ, कभी अंत नहीं होता। इस तरह से ये विश्लेषण की देखिए परिणाम है, विश्लेषण का निष्कर्ष, रिजल्ट जो निकलता है वो यही है। 7 प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं, और हाँ, उन प्रश्नों के उत्तर से
सारा अज्ञान मिट जाता है। जिसे हम ज्ञान समझते थे वो मिट जाता है सारा, बस खत्म। इसलिए अंत में तो ज्ञान नहीं होता, जो है वो सामने आ जाता है, बस इतना ही होता है। जो उस पर अशुद्धि आ गई थी उसमें, हमारे मूल अनुभव में, वो चली जाती है। अब ठीक वैसे दिखता है जैसे वो है, ठीक वैसे ज्ञात होता है जैसे वो है। निर्गुण, अज्ञेय, अनंत, अखंड, समयहीन, स्थानहीन। जो भी मान्यता थी नष्ट हो जाती विश्लेषण करने से। और ये नए कार्यक्रम में बहुत अच्छे से किया गया है, आधे आधे घंटे बैठकर विश्लेषण ही किया गया है। तो वो मुझे लगता है सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण भाग कार्यक्रम का यही है, जिसमें वो टेबल बनाकर मूलभूत तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। वहीं संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप ब्राह्मण हैं तो मैं कौन हूँ? इनका उत्तर बिल्कुल सही था, पूरे नंबर मिले। इसमें एक और बात जोड़नी चाहिए थी, न मैं हूँ न आप हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आप और मैं शब्द आए हैं, जिसका अर्थ है कि अज्ञान से आया प्रश्न। जब हम कहते हैं मैं अनुभव करता हूँ तो वो ज्ञान से आया है। जब हम कहते हैं आप कौन है और मैं कौन हूँ, अब इसमें भारी अज्ञान है। देखिए, इसलिए सबसे पहले यही कहना चाहिए, ना आप है ना मैं है, सब कुछ ब्रह्म है। जो कि इन्होंने कहा, अक्षता ने बताया, सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन फिर भी ये कहने के बाद भी वो शंका बच जाती है, सब कुछ ब्रह्म है, फिर मैं कौन हूँ? फिर आप तो ब्रह्म नहीं दिख रहे मुझे। क्योंकि लोगों के मन में ब्रह्म की पता नहीं क्या छवि है। हर तरह के काल्पनिक चीज़ें उन्होंने मान रखी हैं। जब भी बताया जाए कि आप ब्रह्म है तो वो अपनी कल्पना बीच में ले आते हैं कि ब्रह्म तो ऐसा होता है, लेकिन आप तो कह रहे मैं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक ये बताने का फ़ायदा नहीं है। तो इसका थोड़ा सा व्याख्या करनी चाहिए थी कि मैं और आप मिथ्या है, ये मनुष्य मिथ्या है, ये व्यक्ति मिथ्या है, मनोशरीर मिथ्या है। अब जो बचता है वो ब्रह्म है। एक ही तत्व है, इन मिथ्या चित्रों का एक ही पर्दा है, वो ब्रह्म है। अगर व्यक्ति को कहा जाए व्यक्ति ब्रह्म है तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति को न व्यक्ति की परिभाषा पता है, न ब्रह्म की, न उसको व्यक्ति का सत्य पता है कि व्यक्ति होता नहीं है, न ब्रह्म का सत्य पता है कि केवल ब्रह्म है, या अस्तित्व जिसे हम कहते हैं। कार्यक्रम में से अस्तित्व कहा गया, अधिकतर ब्रह्म बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला प्रश्न था, जड़ वस्तुओं जैसे पत्थर आदि में अनुभव करता क्यों नहीं पाया जाता? इसके आधे नंबर कट गए। तो ये प्रश्न मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा। कई लोग पूछते हैं ये प्रश्न कि मुझ में तो अनुभव करता पाया जाता है, तो क्या जानवरों में पाया जाता है? और उनको बोला जाए हाँ, तो क्या पेड़ पौधों में पाया जाता है? उनको बोला जाए हाँ, तो बोलते पत्थरों में, नदी नालों, पहाड़ों में, बादलों में, समुद्र में क्या पाया जाता है? तो अच्छा उत्तर कौन बताएगा? अक्षता का उत्तर आधा सही था। उन्होंने बोला है सर्वव्यापी है, लेकिन वो इतना संतुष्टि नहीं देता है उत्तर, क्योंकि पत्थर के अंदर अनुभव करता ढूंढना असंभव है। अजय ने कहा अनुभव करता अनुभव में नहीं है, जड़ पदार्थ अनुभव है, अनुभव करता को जड़ पदार्थ का अनुभव होता है। हाँ, ये उत्तर बिल्कुल सही है। पहाड़ करने का हाँ, लेकिन अभिव्यक्ति का उपाय नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत ही सुंदर, दोनों उत्तर बहुत अच्छे। सुभाष ने कहा वस्तु अनुभव करता मैं। ये 3 वाक्य अगर मिला दिए जाएं तो पूरे नंबर मिल सकते थे अक्षता को। उन्होंने ये तो कहा है कि हाँ सर्वव्यापी है, अनुभव करता ही अस्तित्व है, सब कुछ वही है, लेकिन उसकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जैसे ये अजय पड़वेकर और सुभाष ने की है। योगी अमित ने कहा तत्व शून्य है, तत्व शून्य है हाँ, लेकिन अभी तो हम द्वैत में हैं। तत्व शून्य है वो अद्वैत में कहा जाता है कि अनुभव करता भी वही है, जो अनुभव है, अस्तित्व है, तत्व शून्य है। योगेश ने कहा है सभी अनुभव करता मैं। हाँ बिल्कुल, शेर बिश ने भी यही कहा है, अनुभव करता में सभी है। देखिए पत्थर में अनुभव करता नहीं है अनुभव करता में पत्थर है। जैसे चित्र में पर्दा नहीं है, पर्दे में चित्र है, वैसे ये अंदर बाहर का जो संबंध है इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो सकती है, लेकिन अनुभव करता वस्तु नहीं है। वो ऐसे ही, जैसे सपने का उदाहरण लीजिए, जो सपना है वो आप ही की रचना है, आपके चित्त के प्रकट, चित्त की स्मृतियाँ जो है प्रकट है सपने में। तो सपने में जो व्यक्ति दिखता है वो तो आप हैं हाँ, लेकिन जो दूसरे लोग दिखते हैं वो भी तो आप ही हैं, तो उनका तत्व भी मैं ही हूँ। और जो नदी नाले पत्थर घर पेड़ पौधे जानवर दिखते हैं उनका भी तो तत्व मैं ही हूँ। वो सपना मुझसे ही प्रकट हुआ है, मेरा ही प्रक्षेप है, ऐसा कह सकते हैं, मैंने ही रूप लिए हैं सपने में। तो इसी प्रकार सभी अनुभव हैं,
तो पत्थर जो है ब्रह्म का रूप है, उसके अंदर ब्रह्म नहीं बैठा हुआ है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी शैव मार्ग में, हर कंकर में शंकर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये काव्यात्मक है, देखिए कविता बना के बोल दिया गया है, कविता के रूप में बोल दिया गया है। वास्तविकता क्या है? कंकर से लेके हिमालय तक शंकर ही है और कुछ नहीं है उसके अलावा। सभी शिव ही है, सभी शिव के रूप हैं। अणु से लेकर, कण से लेकर, दैत्य तक, दानव तक और देव तक, देवी तक एक ही के रूप है। वंदना ने कहा है अनुभवकर्ता का भाव कहीं देखा नहीं गया। हाँ, ये बात भी सही है, कहाँ नहीं है, सभी जगह सर्वव्यापी है। तो जैसे ही ये प्रश्न है किसके अंदर क्या है, तुरंत हाथ खड़े कर देना है कि देखिए ये सब यहाँ नहीं चलता ज्ञान मार्ग में। किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरे अंदर भी नहीं अनुभव करता, ये मैं तो है ही नहीं। तो जो नए नए आए हैं मार्ग पर या जो मार्ग में है ही नहीं, उनको बिल्कुल नहीं समझ आएगा, ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा। फिर वो हंसते हुए चले जाते हैं कि ये तो पागल है मेरे अंदर तो है अनुभव करता, मुझे तो होते हैं अनुभव। तो इसके लिए ज्ञान की गहराइयों में जाना पड़ता है, ये सब जानने के लिए, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, या अज्ञान पूरी तरह नाश होना चाहिए, सफाई हो जानी चाहिए। लक्ष्मी ने कहा सभी अनुभव करता है, दोनों में भेद नहीं है, एक है। माधुर्य ने कहा सभी जड़ और चेतन अनुभवकर्ता में व्यक्त है, भेद नहीं है। हाँ, न जड़ है कुछ न चेतन है, सभी जीवन है। बड़ी विचित्र बात है। जगविंदर ने कहा है जो अनुभव वही अनुभव करता है। हाँ, नहीं तो पत्थर का अनुभव होता ही नहीं। अब ये कहना कि उसके अंदर अनुभव करता है, बड़ी विचित्र बात हो जाएगी, क्योंकि फिर किसको अनुभव हो रहा है पत्थर का, अगर वो अंदर ही बैठा है उसके तो ये जो अंदर बाहर वाली जो भी जितने भी वाक्य हैं वो पूरी तरह अज्ञान से आए। किसी के अंदर कुछ नहीं है, किसी के बाहर कुछ नहीं है। पुष्पिंदर ने कहा है जो भी प्रकट है अनुभव और अनुभव मिथ्या है। हाँ, ये मिथ्या मेरा ही रूप है। विराट ने कहा सब अनुभव करता में पाया जाता है, पत्थर की चेतना स्थिर रहने की, वहाँ पत्थर भी अनुभव करता नहीं। पत्थर की चेतना नहीं कही जाएगी। पत्थर का स्वभाव जो नाद है पत्थर में इतना शांत हो गया है, बहुत धीरे बदलता है, बदलता जरूर है, पत्थर भी अस्थाई है लेकिन शांत हो गया, एकदम धीरे स्थूल हो गया है। चेतना नहीं कहते उसे, चेतना की परिभाषा कुछ और है। आनंद ने कहा है अनुभव करता सर्वव्यापी, पत्थर में भी अनुभव करता है। हाँ, अभी अभी पूरी व्याख्या की गई, इसके अंदर कुछ नहीं है, पत्थर के मैं नहीं कहा जाएगा। पत्थर अनुभव करता मैं, ये कहना थोड़ा सा ठीक है लेकिन पूरा नहीं। पत्थर ही अनुभव करता है, आप पूरा ठीक है। जैसे आपका सारा, आपके सपने में जो भी वस्तुएं दिखती हैं सारा आप ही हैं, स्मृति है आपकी, और स्मृति भी नाद है बस, असल में वहाँ पे कुछ भी नहीं है चित्रों के अलावा। ऐसी ही अवस्था जागृत अवस्था भी है, कुछ भी दिख जाए आपको सब मिथ्या है, नाद है, वो नाद मेरा ही है, मैं ही हूँ। आर के ने का अनुभव करते कोई स्थान नहीं। हाँ, ये बात विश्लेषण से पता चलती है कि उसका स्थान है, तो फिर उसे देखने वाला कौन है उस स्थान पर? तो असली अनुभव करता तो वो है जो उसको स्थान में बैठा हुआ देख रहा है। तो इस तरह से अनुभवकर्ता का स्थान बताने से अनुभवकर्ता वस्तु हो जाता है, जो कि सही नहीं है। अजय ने कहा है ऐसा क्यों कहा जाता है अनुभवकर्ता में अनुभव है? ये कविता है। देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा, जैसे हम कहते हैं पर्दे में चित्र है नहीं, पर्दा ही चित्र है, वैसे तो पर्दा ही चित्र है। तो ये ज़्यादा सटीक है कहना कि अद्वैत है, एक में दूसरा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कभी बोल देते हैं हम, कभी कभी भाषा की अशुद्धि के कारण। आगे चलते हैं। व्यक्ति को ब्रह्मन का अनुभव किस विधि से हो सकता है? इनको पूरे नंबर मिले। व्यक्ति स्वयं अनुभव है, उसको क्या अनुभव होगा? व्यक्ति मिथ्या रूप है और दोहरी मिथ्या है, क्योंकि कम से कम वस्तुओं, शरीर, मन आदि का अनुभव हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का तो अनुभव भी नहीं है, वो विचार मात्र है, कल्पना मात्र है, धारणा है। तो दोहरी मिथ्या है व्यक्ति। अनुभव को, वो भी धारणा को, किसका अनुभव होगा? ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता, वो अनुभव नहीं है। अस्तित्व स्वयं है, अनुभव करता स्वयं है, संपूर्णता है। क्या संपूर्णता से बाहर जाकर कोई उसका अनुभव कर सकता है? संभव नहीं है, तार्किक भी नहीं। ये प्रश्न इस अज्ञान से आया कि ब्रह्मन कोई वस्तु है और व्यक्ति सत्य है जो उसको देख पाएगा। ये अज्ञान जनता में कूट कूट के भरा है। अनुभव में क्या विशेषता मिलती है? इसके आधे नंबर मिले। इन्होंने 2-3 बताई है विशेषताएं कि असत्य है, परिवर्तन है, लेकिन इस पर एक पूरा वीडियो बनाया गया है इस नए कार्यक्रम में, और उस वीडियो में बताया गया है कि अनुभव में क्या विशेषताएं हैं। एक दो मुझे भी याद आ रही हैं अभी, यदि किसी को याद हो तो बताइए। कि दोहराव है,
एक ही चीज़ दोहराती हुई दिखती है, स्वसमानता है और निरंतर है अनुभव। हम कहते हैं कि एक अनुभव समाप्त हुआ दूसरा शुरू हुआ, लेकिन वो बात सत्य नहीं है, निरंतर है। घटनाओं का आरंभ और अंत होता है लेकिन अनुभव का नहीं। और मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी, विशेषताएं काफ़ी बताई गई हैं। छोटे अनुभव से मिलकर बड़े अनुभव बनते हैं, ऐसे रचनाएं बनती हैं। बहुत से विशेषताएं हैं उसमें। किसी को याद आ रहा है कुछ? वंदना है सभी गुण जो नाम रूप इत्यादि है। हाँ, उसमें मैंने चित्र भी दिखाया ऐसे जंगल के और इसके उसके, एक जैसा ही है सब जगह। माया सब जगह एक जैसी दिखती है। इस तरह की विशेषताएं उनमें उसमें मिलती है। कुछ अधिक जटिल है, कुछ कम है। तो अनुभव की गहराई में जाके इसको जानना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ बता दी थी विशेषताएं, इसलिए आधे नंबर मिल गए। पूरा का पूरा बताना चाहिए था। स्मृति कैसे बनती है, बिल्कुल सटीक उत्तर आया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसका उत्तर आएगा, लेकिन पूरे नंबर मिले। 10वां प्रश्न था चित्त की परतों और सूक्ष्म शरीरों का क्या संबंध है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये विषय पुराने कार्यक्रम में नहीं था। इसमें आधे नंबर मिले अक्षता को। तो कोई सत्संग में कोई जानता है क्या संबंध है चित्त की परतों का और सूक्ष्म शरीरों का? अगर आपको याद होगा कि तो एक वीडियो है जिसमें चित्र बनाया गया है, परतों का चित्र दिखाया गया है, फिर उसमें शरीर भी दिखाए गए हैं। और ये कहा गया है कि कई परतों से और कई इंद्रियों से मिलकर शरीर बनता है। याद आया किसी को? नए कार्यक्रम वाले बता पाएंगे। राकेश ने कहा सूक्ष्म शरीर भी चित्त की परत में आते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। अमित ने निर्माण और विनाश, प्रतिलिपि, पुनर्वृत्ति। हाँ, ये विशेषता है अनुभव की। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ आती है दूसरी जाती है, इस तरह से चल रहा है। प्रशांत ने कहा सूक्ष्म शरीर भी चित्त की परतें। हाँ, ये मैं सुनना चाहता था। और ये अक्षता ने ये भी बताया कि हाँ, सभी परत शरीर है, ऐसा कुछ बताया। मैं भूल गया अभी क्या बताया था। स्वाति ने कहा चित्त का निर्माण भौतिक और सूक्ष्म इंद्रियों के अनुभव से होता है। नहीं, आपकी बात पूरी तरह गलत है। स्वाति के तो कार्यक्रम संपन्न हो चुका है आपका, तो अब ये किस तरह के भ्रम आ गए आपके मन में? क्या ऐसा बताया गया है कहीं भौतिक और सूक्ष्म इंद्रियों से चित्त का निर्माण होता? नहीं, ये तो सारा भौतिक जगत चित्त का भाग है। सारी इंद्रियां चित्त में पाई जाती है। पहले चित्त आता है, फिर ये सारी रचनाएं आती हैं। पहले नाद आता है। नाद स्थायी होता है, जैसे कि अक्षता ने बताया, अर्धस्थायी। उसमें नाद रचनाएं प्रकट होती हैं, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो। विराट ने कहा सृष्टि, स्थिति और विनाश। ये इन्होंने अनुभव की ये बताई है 3 शब्दों में। हाँ, अनुभव की विशेषता ऐसी कि ऐसा लगता है कि वो शुरू हुआ है, फिर लगता है कि थोड़ी देर रहा है, फिर लगता चला गया। लेकिन ये सब भ्रम है, अज्ञान है, केवल परिवर्तनशील नाद है। मैं बता देता हूँ कि शरीर परत का प्रकट रूप है। जैसा कि आप जानते होंगे, हर परत में इंद्रियां होती है जिनको हम सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं। जैसे शरीर की जो परत है, स्थूल शरीर की, उसमें स्थूल इंद्रियां होती, 5 इंद्रियां जिनको हम कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां 5। उनके माध्यम से इस शरीर का दर्शन होता है। और ये शरीर भी बाकी वस्तुओं जैसे स्थूल दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, इस शरीर की परत में स्थित इंद्रियां इसी परत को देख रही हैं और उसको स्थूल बता रही हैं। इसी प्रकार सभी परतों की में स्थित इंद्रियां यदि उस परत के दर्शन करें तो उनको एक आकार दिखाई देगा, उनको एक रचना दिखाई देगी, उनको वहाँ पे कुछ चलता दिखाई देगा, कार्य चल रहा है, वृत्तियाँ चल रही हैं। सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से अगर उस परत को देखा जाए तो वो स्थूल दिखाई देगा। इसको हमने सूक्ष्म शरीर कहा है। ये अंग्रेजी कार्यक्रम में ऐसा कहा गया था कि हर परत का एक शरीर है। हिंदी में मैंने बदल दिया इसको थोड़ा सा, हिंदी में, अब अंग्रेजी में बदल दिया है, अंग्रेजी में भी बदल दिया मैंने। हिंदी में ऐसा था कि कर दिया है कि कुछ परतें मिला के एक शरीर बनता है। तो अब वो अधिक सटीक हो गया थोड़ा। जैसे आप कहेंगे बुद्धि की परत क्या शरीर है, फिर बताइए मुझे क्या दिखता है? तो थोड़ा कठिन हो जाता है इस बात का जवाब देना। तो ये विज्ञान है, इसमें थोड़ा क्या कहते हैं, परिष्कृत होता रहता है, अच्छा होता रहता है, उसकी व्याख्या बदलती रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सत्य नहीं है ये चीज़, विज्ञान है। ऐसा कहा है कि कई परतों से मिलकर एक शरीर बनता है। तो जैसे जो सूक्ष्म शरीर के अनुभव लेते हैं, जैसे मृत्यु उपरांत या जो आप लोग जो प्रयोग करते रहते हैं सूक्ष्म शरीर के, उसमें 3 या 4 परतें देखी जा सकती हैं। जैसे बुद्धि की परत भी होगी, थोड़ी बहुत चेतना की परत भी होगी, कारण शरीर का भी प्रभाव दिखाई देगा उस पर, और
उस परत से संबंधित जो लोक है उसके दर्शन वो करेगा और स्वयं को भी किसी रूप में पाएगा। अब क्योंकि वो सूक्ष्म है इसलिए कोई भी रूप गढ़ लेता है। वो निचली परतें करीब करीब स्थूल शरीर की तरह दिखेगी, हाथ पैर सिर वगैरह वगैरह दिखेगा, इसलिए वो निचली परतें जो है वासना पूर्ति के लिए बहुत अच्छी है। लगता है मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य ही हूँ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सूक्ष्म होता जाएगा, आकार मिटता जाएगा, अब केवल सूक्ष्म वृत्तियाँ चलती हुई दिखाई देंगी और बस प्रकाश का एक पुंज इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपको शरीर के नाम पे, जो कि सबका अनुभव अलग अलग होगा। अब उसमें कोई सहमति नहीं पाई जा सकती, लेकिन कहते हैं उसको शरीर ही है, या हम कोश कहते हैं। पुराने ग्रंथों में कोश कहा गया इसे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये पूरी व्याख्या थी इसकी, और इस तरह से इनका कुल जोड़ आता है 7 10 में से, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, वंदना ने पूछा है जिसने पुराना कार्यक्रम किया क्या वो नया कार्यक्रम देख सकते हैं? लेकिन देख नहीं सकते, करना चाहे तो कर सकते हैं। उसमें आपको खाता खोलना पड़ेगा और आपको देखिए नियम किसी के लिए बदलते नहीं, चाहे आपने पहले भी कार्यक्रम कर लिया। अक्षता ने तो सब कुछ कर लिया पहले से, लेकिन फिर भी दोबारा परीक्षा हुई। देखिए तो परीक्षा महत्वपूर्ण है। श्रवण मनन सत्यापन परीक्षण लेखन ये सारे चरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं पाड़वेकर ने पूछा उनकी कड़ी है यूट्यूब पर नहीं, ये वाले पार्ट नए कार्यक्रम यूट्यूब में नहीं है। बहुत सोच समझ कर अब इसको बनाया गया है। मैंने देखा है लोग बस देख लेते हैं, समझ में कुछ आता नहीं, उनके याद कुछ रहता नहीं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने खुद वीडियो बनाया और मैं खुद भूल चुका हूँ। ये चीज़ कठिन है ये, हर किसी के लिए नहीं। अक्षता ने 1 साल हो गया है ज्ञान मार्ग में और हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया। तो ये सब देखते हुए मैंने उसको इतना कठिन मतलब अनुशासित कर दिया है कि आप देख नहीं सकते अब उनको, आपको उन्हें जीवन में उतारना पड़ेगा। जो लोग लेख लिखते हैं उनकी तो नींद उड़ चुकी है। अभी जो नए कार्यक्रम लेख लिख रहे हैं बेचारे लिख नहीं पाते, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों में भी उनको नंबर काट लिए जाते हैं। अब लेखों के भी नंबर मिलते हैं। वर्तन की गलती है एक मात्रा सही नहीं लगा, काट लेता हूँ मैं नंबर। तो अब इतना अनुशासित कर दिया है कि अब पंडित बनकर ही निकलेंगे उस कार्यक्रम से। हाँ, परीक्षा दोबारा होगी, आपको लिखना दोबारा पड़ेगा। बस इतना है कि जो पुराना कार्यक्रम कर चुके हैं उनके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर भी इतनी नई चीज़ें उसमें डाल दी है कि यहाँ परीक्षा में अब कुछ भी हो सकता है। कम से कम आपको लिखना तो पड़ेगा ही, लेख लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी इच्छा है, अगर परीक्षा नहीं देना चाहे कोई बात नहीं। और एक और चीज़ है इसमें कि क्योंकि आपका पहले से ही खाता होगा आपकी ईमेल से और आपका नाम पहले से ही दर्ज होगा, तो नया खाता बनने नहीं देगा वो सॉफ्टवेयर। आपको नए ईमेल से और नए नाम से बनाना पड़ेगा। तो 1-2 लोगों ने, 1-2 क्यों 7-8 लोगों ने ऐसा किया है, नए नाम और नए ईमेल से खाते बनाए हैं, लिख भी रहे हैं कुछ लोग, लेकिन फिर पता नहीं वो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे। जगविंदर ने कहा है जिनकी अभी परीक्षा नहीं हो तो क्या वो नए संस्करण को देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं आप, लेकिन फिर सारा ध्यान आप इसी पे केंद्रित कीजिए। जब आपकी परीक्षा हो जाए, जब आपके पास खाली समय हो जिसमें केवल प्रयोग करने रहते हैं, तो आप इसमें खाता खोल के यहाँ वीडियो देख लीजिए। इतना है कि आप लिखेंगे नहीं वहाँ तो आप नहीं देख पाएंगे वीडियो। इसमें ये चीज़ कर देगी, जो लिखता नहीं हो वो देख भी नहीं पाएगा। पहले तो बस आपको खाता खोलना रहता था, वो वीडियो मिल जाते थे, और वही वीडियो यूट्यूब में भी थे, वही वीडियो बोधि ट्यूब में भी थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अक्षता ने कहा लेख लिखने में तो मेरी नींद तो पूरी उड़ गई। हाँ, अक्षता ने बहुत मेहनत की है और 10 में से 8-9 ऐसे ऐसे अंक मिले हैं। तो अभी इनकी तो एक किताब तैयार हो गई है, लेख बहुत अच्छे लिखे हैं। जो लिखता है वही जान पाता है, ये मैंने देखा है। जो केवल देखता है वो अधूरा ज्ञान होगा, उसको वो भूल भी जाएगा। कुणाल ने कहा है नया कार्यक्रम बहुत ही स्पष्टता आई है, मेरे हिसाब से इसमें ऐसा व्यवस्थित क्रमबद्ध कोई और कार्यक्रम नहीं हो सकता। हाँ, ये तो मैं भी कहता हूँ। लोगों को लगता है कि अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं है सब गुरुजनों का दिया हुआ है ये ज्ञान, मैंने बस उसको कार्यक्रम के रूप में जारी कर दिया है। लेकिन ये बात सच है, सारी दुनिया में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो आपको हिला के रख दे, आपका सारा ज्ञान चकनाचूर कर दे। उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कठिन ज़रूर है, हाँ कठिन ज़रूर है, और हर किसी के लिए नहीं है। जो इसके लिए तैयार है ज्ञान के लिए, वो कार्यक्रम में आगे बढ़ पाएगा।
जिनमें लगन है, जिनमें सच में रुचि है, वही कुछ कर पाते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे। बाकी 700 लोगों ने खाता खोला है, ध्यान दीजिए, 770 भी शायद अच्छे से नहीं कर पा रहे उसको। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत आसान है देख लेना वीडियो, बहुत आसान है गुरुजनों को सुन लेना या किताबें पढ़ लेना। जो यहाँ करवाया जा रहा है वो कठिन है, इसलिए मैं इसलिए हर किसी को आने नहीं देता उस कार्यक्रम में। वंदना ने पूछा है विशिष्ट अद्वैत क्या है? बकवास है। जो अद्वैत आप जानते हैं वो अच्छा, वो सही अद्वैत है। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि विशिष्ट अद्वैत वाले थोड़े से गर्म दिमाग वाले लोग हैं। कोई नहीं सुनना चाहता कि उनका मार्ग खराब है, बेकार है, लेकिन वो बेकार सा है कुछ। जिनको अद्वैत समझ में नहीं आया उन्होंने बना दिया कुछ शाखाएं उसकी। तो किसका प्रश्न आया था शुरू में जब हम चर्चा कर रहे थे? प्रश्न खो गया देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, अंकित का प्रश्न आया था, क्या सभी प्रश्न अज्ञान से आते हैं? अधिकतर तो अज्ञान से ही आते हैं देखिए, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न ज्ञान वर्धक होते हैं। जैसे आपको कुछ ज्ञान हुआ है लेकिन आप और जानना चाहते हैं, तो उससे भी प्रश्न आते हैं। जैसे थोड़ा सा ज्ञान हो गया है तो अब प्रश्न भी अच्छा आने लगते हैं कि अनुभव करता सर्वव्यापी है तो पत्थर में क्यों नहीं है। देखिए, ज्ञान हुआ है कि हाँ सर्वव्यापी है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान बचा है यहाँ कि उसको ठीक करने के लिए प्रश्न आ गया है। तो संपूर्ण अंधकार से तो कोई प्रश्न आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मान के बैठा हुआ है व्यक्ति कि मुझे सब आता है। ऐसे उदाहरण आपको बहुत देखने को मिलेंगे जिनको सब आता है लेकिन संपूर्ण अंधकार है उनके मन में। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान होने लगे, थोड़ा इधर उधर सुनने लगे लोग, तो उनके मन में प्रश्न आने लगते हैं। फिर जब ज्ञान बढ़ने लगता है तो प्रश्न भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है। जिसको प्रश्न नहीं आते या तो पूरी तरह ज्ञानी है या तो पूरी तरह अज्ञानी है। गोल घेरे की तरह है। जब अर्ध ज्ञान होता है तब सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। वो अर्ध ज्ञानी में कुछ अजीब सी बातें दिखाई पड़ती हैं कि बोलते बहुत हैं ऐसे लोग, बेकार की बातें बहुत करते हैं। ये विशिष्ट अद्वैत और द्वैत अद्वैत ये सब अर्ध ज्ञानियों ने रचा है। जिसको संपूर्ण ज्ञान है वो मौन हो जाता है। और ये तर्क वितर्क बहुत करते हैं ऐसे लोग, तो वो भी ठीक है, एक उनके जीवन का एक चरण है, वो पार कर जाएंगे। वो जो अर्ध ज्ञान तक पहुंच गया वो पूर्ण ज्ञान तक भी पहुंच जाएगा। मनु ने कहा है क्या हम स्मृति विहीन अवस्था का अनुभव कर सकते हैं? लेकिन ऋषियों ने मन की अवस्था की बात की है, ऐसी कोई अवस्था की बात नहीं की है किसी ने। और स्मृति विहीन अवस्था का अर्थ ये हुआ कि अब स्मृति ही नहीं है तो अवस्था कैसे होगी? फिर किसकी अवस्था होगी? संपूर्ण चित्त स्मृति है, संपूर्ण अनुभव स्मृति के ही होते हैं, सारी अवस्थाएं स्मृति की ही होती है। अगर स्मृति ही नहीं रहेगी तो किस चीज़ की अवस्था होगी फिर? शायद आप स्मृति को याददाश्त समझ रहे हैं कि फ़ोन नंबर जिसमें भरा हुआ है, नाम आपका भरा है, आपकी शिक्षा दीक्षा आदि अधूरी भरी है, शायद आप वो याददाश्त को, स्मरण को स्मृति मान रहे हैं। नहीं, स्मृति नाद है, ब्रह्मनाद स्मृति है जो अर्धस्थायी हो गया है, क्योंकि संभावना है, बनी रहती है वो स्मृति, बना रहता है वो नाद। एक अनुभव जब नाद रचनाओं के रूप में छप जाता है अर्धस्थायी रूप में, उसको स्मृति कहते हैं। मनु का मूल ज्ञान आपका अभी तक नहीं हुआ, आपको शब्दों की परिभाषा आपको मालूम ही नहीं है। ये अमन क्या होता है ऐसा कुछ नहीं होता। प्रशांत ने कहा है रमाकांत जी किताब और नया वर्जन से पता चलता है कि नया वर्जन में माया के ज्ञान का बहुत सटीक मॉडल है, विश्लेषण और चित्र बहुत अच्छे। हाँ, ये जो जिनको माया में ज़्यादा रुचि है उनके लिए नया वर्जन में बहुत लाभ मिलेगा उनको। मूल ज्ञान बराबर है, क्योंकि मूल ज्ञान में तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। देखिए, मूल ज्ञान में क्या बोलेंगे, 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाता है। और ये नए वर्जन में मूल ज्ञान सबसे पहले वीडियो में दे दिया गया, 5 मिनट में, 5 ही मिनट का वीडियो है वो। हाँ, मूल ज्ञान दे दिया गया। वो इसमें ये सीधा सीधा कह दिया गया है कि जिसको ये समझ में आ गया है आगे का सब बेकार है। आगे के 29 वीडियो बेकार है उनके लिए, 30 वीडियो है इस वर्जन में। तो देखिए, अक्षता ने ये सबसे पहले पूर्ण किया है। बहुत ही अच्छे लेख लिखे हैं, सबको जाके पढ़ने चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा चित्र वगैरह है उसमें, तो चित्रों के बिना वो लेख पूर्ण नहीं होगा। सिर्फ लेख पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा किस बारे में लिखा गया है, क्योंकि चित्र भी बने वहाँ पर। तो जो माया का जो ज्ञान है वो चित्रों के बिना संभव नहीं है बताना। नाद क्या है आदि, उसका जो गणित और विज्ञान बताया गया है वो अद्वितीय है, कहीं और नहीं मिलेगा ये सब। शून्य ने कहा नए कार्यक्रम में मैंने भी प्रवेश लिया है प्रवेश लेने से क्या होगा, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शशांक ने कहा नए वर्जन में वीडियो भी नया है। हाँ, पूरी तरह से नया है, ऑडियो भी नया है,
ये मेरे ऊपर कृपा हुई थी कि 2 महीने में बिस्तर में पड़ा था, तो उसी कृपा का फल है कि सारे वीडियो दोबारा से बनाए गए हैं। बहुत मेहनत की गई है, सारी की सारी वेबसाइट दोबारा बनाई है, और प्रयोगों वाला भाग जो है चरण 4 पूरा बदल दिया गया है। उसमें वो ध्यान व्यान सूक्ष्म शरीर स्वप्न सब निकाल दिया है, जो भी तंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो निकाल दी है। एक अध्याय हो गया शून्य वो अध्याय ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक हो गया तो बहुत बड़ी बात। हाँ, नए कार्यक्रम में सब कुछ नया है, उसमें लोगों को निकाला ज़्यादा जाता है, रखा कम जाता है नए कार्यक्रम में। राकेश ने कहा है, सही लेख लिखने के लिए क्या विधि है? वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाने चाहिए या वो याद करके मनन करके फिर लिख? सही विधि ये है कि आपको सुनना है, पहले पूरा वीडियो सुन लेना है, क्योंकि 20 मिनट का ही होगा, वो 25 होगा ज़्यादा, 15 से 25 सुन लेना है एक बार कि उसमें किस विषय पर बोला गया है, क्या बात की गई है, क्या ज्ञान दिया है। अब आप देखेंगे कि आप लिखने जाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा दिमाग में, क्या लिखूं, क्योंकि बहुत नया विषय होगा। क्या बोला है, एक वाक्य में पूरा सागर है उसमें। अगर आपसे एक वाक्य छूट गया तो सारा वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो अब दोबारा देखना है, और अब उसको वीडियो को रोक रोक के आपको नीचे लेख लिखते जाना है। ये सबसे अच्छा तरीका है, मैंने देखा है। जो लोग वीडियो चला के लेख लिखना शुरू करते हैं कि वीडियो ख़त्म लेख ख़त्म, उनका कुछ नहीं होता, उनको वो सुन भी नहीं पाते अच्छे से, लिख भी नहीं पाते अच्छे से। और जो पूरा वीडियो देखने के बाद लेख लिखना शुरू करते हैं वो आधा तो खा जाते हैं फिर वो स्लाइड देखकर वो स्लाइड में जो लिखा है, मतलब वीडियो में जो दिखाया गया है वो वाक्य लिख देते हैं, तो उनको फिर मैं नंबर काटता हूँ, फिर उसके वो अब लिख के भी नंबर देना शुरू कर दिया है। तो अक्षता ने कहा मैंने ऐसा ही किया। हाँ, ये सबसे अच्छी विधि है। अगर आपको एक बार से लगे कि क्या लिखूं मेरे समझ में नहीं आ रहा, फिर दोबारा देखना है उसको। हाँ, छोटे छोटे निवाले आपको लेने हैं, पूरी की पूरी थाली नहीं खानी है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ कर। हाँ, नैना ने कहा बार बार वाक्य सुने। हाँ, बार बार। अगर आपने एक वाक्य भी छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक वाक्य छूट गया है। वो गागर में सागर है, वो सारा छोड़ना नहीं कुछ भी। लेख लिखते समय छूट गया तो छूट गया, मैं इतना देखता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हर वाक्य लिख दीजिए। वैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने, शेर बिष्ट है या प्रशांत है, इन्होंने हर चीज़ लिख दी है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, चलो लिख दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, सार लिख देना है। वो सार ऐसा होना चाहिए कि उस सार पढ़ते ही आपको सारा याद आ जाए, है ना। सार ऐसा होना चाहिए, लेख जो है सार लेना है आपको, बस विस्तार नहीं। विस्तार वीडियो में पहले दिया हुआ है, आपको ऐसी लाइन लिखनी है कि आपको वो लाइन पढ़ते ही याद आ जाए कि हाँ इन्होंने क्या बोला था इसमें। मैं तो कहता हूँ 2 बार देखना ज़रूरी है वीडियो को। आप मेरी हालत देख रहे हैं कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो मेरा नहीं होता, वो वाक्य मेरे नहीं होते, वो शब्द भी मेरे नहीं होते। आप जानते हो कहाँ से आता है सारा, वो इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता हो क्या है। वो उसी समय आता है जब वो विषय पर मैं बोलना शुरू करता हूँ, तो उसी समय उससे ज्ञान प्रकट होता है। ये क्योंकि रटा हुआ ज्ञान नहीं है जो आपको स्कूल कॉलेज में रटा दिया गया ना, कि जैसे कोई बोले तो पूरा निबंध रट के आया व्यक्ति और हर शब्द बोल देता है, वैसा नहीं होगा कभी। ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ वो ज्ञान मन में बस जाता है और फिर अलग अलग शब्दों में प्रकट होता रहता है। शब्द नहीं रटे गए यहाँ पर। क्या है फिर, क्या है वो आपको ज्ञान होने के बाद ही पता चलेगा कैसे होता है ज्ञान। बड़ी विचित्र चीज़ है ये, बड़ी रहस्यमय चीज़ है ज्ञान हम तो कहते होता ही नहीं है। तो राकेश का प्रश्न बहुत अच्छा था। शशांक ने पूछा ज्ञान तो पुराना ही है। हाँ, ज्ञान तो पुराना ही, देखिए सदियों पुराना ज्ञान है, सृष्टि के आरंभ से भी पुराना है। आप लोग नए हैं, हम लोग नए हैं इसलिए कठिन लगता है। प्रशांत ने कहा नए वर्जन में एनिमेशन से बहुत अच्छे समझ में आता है। हाँ जी, समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हर 2-3 साल में इसको बदला जाएगा। जो बेकार का है वो निकाल दिया जाएगा और जो काम का है उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग कहाँ पर अटकते हैं, कहाँ पर समझ में नहीं आता, उससे मुझे बहुत सहायता मिलती है उसको अच्छा करने के लिए।